तो जिस प्रकार बायोलॉजी में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे बनकर ऊतक, उससे मिलकर फिर अंग बनते हैं और फिर शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही केमिस्ट्री में सबसे छोटी यूनिट होती है परमाणु। बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं, तत्व मिलकर यौगिक का और यौगिक मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री के 3 भाग हैं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अब हम वो टॉपिक्स देख लेते हैं जो अपन केमिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं। जैसे हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, धातु, अधातु, उपधातु, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, उसके अपरूप के बारे में, अम्ल, क्षार, लवण के बारे में, रेडियो सक्रियता, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बंध, अयस्क और मिश्र धातु, औद्योगिक रसायन और अन्य कुछ मिसलिनियस टॉपिक। तो इन 10-11 टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, एग्जाम्पल जैसे नींबू, और क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, एग्जाम्पल कॉफ़ी, कड़वे होते हैं क्षार। अम्ल क्या करते हैं, लिटमस पेपर को जो नीला रहता है उसको लाल कर देते हैं, तो अनील, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल को नीला कर देते हैं, यानी कि क्षालिनी, है ना। तो क्षार लाल को क्षालनी, यानी कि क्षार लाल को नीला कर देते हैं। खास बात क्या है कि अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्ल माना जाता है, और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार माना जाता है। और ये क्या है, ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी 1909 में, और यहाँ पर पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जिस चीज़ का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। जैसे कि सबसे प्रबल अम्ल जो है वो है HCl, उसका पीएच मान होता है 0, जबकि दूसरा सबसे प्रबल अम्ल रहता है कौन सा, H2SO4, इसका पीएच मान रहता है 1। वहीं तीसरा सबसे प्रबल अम्ल होता है कौन सा, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसका पीएच मान होता है 1.5। वहीं सबसे प्रबल क्षार का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच रहता है 14। वहीं दूसरा सबसे प्रबल क्षार होता है कौन सा, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं तीसरा सबसे प्रबल क्षार होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2, इसका पीएच होता है 10.5। तो अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+ आयन देते हैं अपघटित होकर। वहीं अगर OH आयन यानी OH नेगेटिव अगर हमें कहीं पर मिलता है तो वो क्षार होता है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, अम्ल है। जबकि KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार है। वहीं एक और तरीका है अम्ल और क्षार को पहचानने का कि अगर कहीं पर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीजन अगर कहीं पर मिलती है तो हम मान लेंगे कि वो एक अम्ल है, जैसे कि CO2, SO2, NO2, ये सारे अम्ल है। जबकि कहीं पर अगर एक ऑक्सीजन मिलती है यानी 2 से कम तो वो क्षार होते हैं, जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। खास बात क्या है कि अगर अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है, जिसे अपन सॉल्ट या नमक भी कहते हैं, और पानी उत्पाद के रूप में निकलता है। तो अम्ल और क्षार को मिलाने पर नमक और पानी बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की प्रक्रिया, न्यूट्रलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। अब कुछ पदार्थ देख लेते हैं और उनके पीएच मान। जैसे नींबू का पीएच मान रहता है 2.2, शराब का रहता है 2.8, खून का रहता है 7.4, लार का रहता है 6.8, आसूत जल का रहता है 7, दूध का रहता है 6.3, समुद्री जल का रहता है 8, यानी समुद्री जल क्षारीय होता है। लीवर यानी हमारे यकृत का रहता है 8। अम्ल वर्षा का रहता है कि अगर पानी जो बरस रहा है उसका पीएच मान 5.6 से कम है तो हम उसे मानते हैं कि यह एक अम्ल वर्षा है। इनो यानी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है उसका रहता है 10.5।
हमारा जो मुंह रहता है इसका पीएच मान हमेशा अम्लीय यानी कि 5.5 बना रहता है। टूथपेस्ट का जो पीएच मान रहता है वो रहता है 9, इसीलिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं मुंह को साफ़ करने में। जब भी अम्ल क्षार से मिलता है तो नमक और पानी बन जाता है और हमारा मुंह साफ़ हो जाता है। सिरके का पीएच मान रहता है 2.4, मूत्र का पीएच मान रहता है 5.5 से 7.7 और टमाटर का पीएच मान रहता है 4। हमेशा जो भी चीज़ झाग देती है उसका मतलब रहता है कि वो क्षार है, और क्षार है यानी कि वह उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। अब एक एक करके एक एक एसिड और बेस के बारे में देखते जाते हैं। जैसे HCl, HCl क्या है? सबसे प्रबल अम्ल है। इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और बाथरूम क्लीनर भी इसे कहते हैं। एक्वारेजिया या अम्लराज बनाने में हम 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 का लेते हैं और एक्वारेजिया बनाते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? ये अक्रिय धातुएं या नोबल धातु जिसे अपन बोलते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनियम, इनको पिघलाने यानी कि गलाने में इनका इस्तेमाल होता है। H2SO4, इसे तेल का थोता, अम्लों का राजा और रसायनों का राजा भी कहा जाता है। तो अम्ल राज अलग है, अम्लों का राजा अलग है। H2SO4 अम्लों का राजा है। सीसा संचायक बैक्टीरिया में आसुत जल 68%, वहीं 32% H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है और H2SO4 कशिश के तेल भी इसे कहते हैं। H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि खाने का सोडा होता है, इन दोनों का इस्तेमाल पहले अग्निशमन यंत्र में किया जाता था, क्योंकि H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट जब मिलते हैं तो CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस का इस्तेमाल हम आग को बुझाने में करते हैं। अम्ल वर्षा देखते हैं तो जब भी पानी के साथ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड या पानी के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है, जो कि पानी के साथ बरसता है। तो इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। HNO3 तो नाइट्रिक एसिड एक विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए काम में आने वाला एसिड है। अगला देखते हैं C2H2O4, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटर और पालक में देखने को मिलता है। कपड़ों के दाग को हटाने के लिए, जो जंग के दाग रहते हैं कपड़ों पे लगे रहते हैं, उनको हटाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर कैल्शियम के साथ ऑक्जेलिक एसिड क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाता है, जो कि हमारे शरीर में पथरी का कारण बनता है। पथरी हमें गॉल ब्लैडर, किडनी या फेफड़ों में हो सकती है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला रहता है C3H6 और O3, C3H6O3। लैक्टिक एसिड हमें दही में मिलता है और इसका इस्तेमाल हम क्रीम और लोशन बनाने में करते हैं। अगला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये सिरके में पाया जाता है। सिरके में 95% होता है पानी, जबकि 5% रहता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का उपयोग हम खाद्य सामग्री को परिरक्षित करने में करते हैं। और विनेगार, सिरके को ही हम विनेगार कहते हैं, तो उसमें एसिटिक एसिड 5% मात्रा में पाया जाता है। अगला है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड हमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। तो CO2 और H2O को मिलाने से कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का निर्माण होता है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स रहती है, कोको कोला वगैरह, इनमें कार्बोनिक एसिड हमें देखने को मिलता है और उसी के कारण हमें गले में जलन होती है उनको पीते टाइम। अब कुछ प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत देख लेते हैं, जैसे कि आंवला में कौन से अम्ल का स्रोत है? तो आंवला एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C का स्रोत है। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड मिलता है। सेब और दूध में मैलिक एसिड मिलता है और दूध की मिठास का कारण जो एसिड है वो मैलिक एसिड है। पेन किलर, जितने भी डिस्प्रिन वगैरह रहते हैं पेन किलर, उनमें सैलिसिलिक एसिड होता है। लाल चींटी जो रहती है उसके डंक में कौन सा एसिड रहता है? तो वो रहता है फार्मिक या मेथेनोइक एसिड। फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। मक्खन में होता है ब्यूटेरिक एसिड। आम में होता है मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड। खून में होता है एमिनो एसिड। चाय में होता है टेनिन एसिड और इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। अब अपन क्षार के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसका पीएच मान 10.5 होता है। इनो डाइजन दवाइयाँ और एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, इसे हम फ्लावर ऑफ जिंक यानी जिंक का फूल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम नकली दांतों को बनाने में और धूप से बचने वाली क्रीम को बनाने में करते हैं, यानी एंटी टैनिन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना रहता है, और अगर इसमें H2O मिला दिया जाए तो ये हो जाता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उसी का इस्तेमाल हम पुताई के लिए और खाने में करते हैं। इसका सर्वाधिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO का। जो हमारी सीमेंट होती है उसमें लगभग 60 से 70% हिस्सा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का ही रहता है। वहीं 15 से 20% सिलिका यानी कि SiO2 का, वहीं 5 से 10% रहता है एल्यूमिना का, 2 से 5% मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसके अलावा Fe2O3 कुछ परसेंट रहता है। इसके अलावा जिप्सम, और इन सबको मिला के सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले सीमेंट का निर्माण किसने किया था? जोसेफ एस्पिडीन ने किया था 1828 में, और उसका नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि ये पोर्टलैंड के रहने वाले थे। अगला है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं इस चूने का, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और पुताई के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका pH रहता है 14 यानी कि सबसे प्रबल क्षार है ये, और कठोर साबुन बनाने में यानी कि कपड़े धोने का साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो KOH रहता है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, उसका इस्तेमाल हम नहाने के साबुन बनाने में करते हैं, यानी कि मुलायम साबुन बनाने में करते हैं, और वो दूसरा सबसे प्रबल क्षार है। अगला देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। यहाँ पर क्या आया? बाई आया, तो बाई की जगह हम क्या H लगा देते हैं, और बाई का काम करती है खाना बनाने का, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम करते हैं बेकिंग सोडा यानी कि खाना बनाने के सोडे के रूप में करते हैं। खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए और एंटासिड के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्निशमन यंत्रों में अभी हमने देखा था कि H2SO4 के साथ हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3.10H2O यानी हाइड्रेटेड डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल हम वॉशिंग सोडा या धावन सोडे के रूप में करते हैं। अब अपन देखते हैं सॉल्ट यानी नमक के बारे में। तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट का निर्माण होता है, और सॉल्ट साथ में पानी निकलता है। जैसे कि अगर हम प्रबल अम्ल क्या है? HCl, और अगर प्रबल क्षार NaOH लेते हैं तो यहाँ पर NaCl यानी नमक का निर्माण होता है और पानी निकलता है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सॉल्ट का फिटकरी। तो फिटकरी क्या है? एक सॉल्ट है, लवण है। इसे हम पोटास एलम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा साइंटिफिक नाम होता है हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसमें दो चीज़ है, पोटास एलम यानी पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट और डॉट 24H2O। तो इसमें 24 और 24 ये याद रखने का तरीका है इसके फॉर्मूले को। जल के शुद्धिकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं, रक्त का थक्का बनने में इसका इस्तेमाल होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण भी इसे कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग परिभाषा दी है अम्लों की, उसमें एक परिभाषा है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, जबकि क्षार एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। वहीं हमने जो अर्हीनियस की परिभाषा पढ़ी उसमें पढ़ा था कि जो अम्ल रहते हैं वो हाइड्रोजन दाता होते हैं, और जो क्षार रहते हैं वो OH आयन देते हैं। तो वो चीज़ अलग हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला रहता है CaSO4.2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट।
इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी करते हैं और सीमेंट बनाने में भी करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जब भी हम कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.2H2O को लेते हैं और इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 यानी कि 1.5 पानी बाहर निकल जाता है और 1.5 पानी बचता है। तो CaSO4.2H2O सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये POP ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम जो टूटी हुई हड्डियाँ रहती है उस पर प्लास्टर चढ़ाने में करते हैं, साथ ही मूर्ति, पेंटिंग आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा या बीटाडीन के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल हम कुएं को साफ़ करने के लिए करते हैं। धूप से बचाने वाली क्रीम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्षार देखते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट। तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसे सोडा भी कहा जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गन पाउडर, बारूद आदि बनाने में। तो यहाँ पर लगभग हमारी अम्ल क्षार से संबंधित चीज़ें समाप्त होती हैं।